ठीक है। और रही बात ये होमगार्ड का एक मसला आपने बोला, तो ये कुछ होमगार्ड मेरे पास भी आए थे अपना कुछ मसला लेकर के, तो वो संभावना है कि वो फिर आएंगे अभी, तो अगर आते हैं तो मैं देखूंगा उसको। लड़ेंगे आप उनके लिए? हाँ, क्यों नहीं लड़ेंगे भाई, न्याय के लिए लड़ना हमारा धर्म है, ये हमारा धर्म है। तो वकील का ये धर्म है, वकील की ये ड्यूटी है, वकील के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने मुवक्किल के लिए कोर्ट में उसकी बात को बेहतर से बेहतर तरीके से रखे अपनी क्षमता के अनुसार। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। अक्सर कहा जाता है तुझे कोर्ट में देख लूँगा। थाने में बहुत लोग हार जाते हैं क्योंकि पैसे की जंग होती है, पर जब बात इंसाफ लेने की आती है तो फिर ये बहुत बड़ी बात होती है कि तुझे कोर्ट में देख लूँगा, और कोर्ट में मिलते हैं एडवोकेट। ऐसे ही एक सूचना मुझे मिलती है मोहम्मद यासिर की। मोहम्मद यासिर भागे भागे फिर रहे थे, कई सारी उलझनों में उलझ गए थे, पर जब वकील से मिले और जीत हुई तो ये सूचना हम तक पहुंच गई, और मैंने भी सोचा कि क्यों ना उन्हीं वकील साहब से मुलाकात की जाए जो जिन्होंने इंसाफ दिलाया है। सर, जुगल किशोर साहब नाम है आपका। मुझे सूचना मिली कि मोहम्मद यासिर को आपने कुछ इंसाफ दिलाया है। सर, ये पूरा माजरा क्या था, और साथ ही साथ ये जानना चाह रहा था कि कितना वक्त लग गया इस कार्रवाई के अंदर? ये मोहम्मद यासिर मेरे पास पिछले हफ्ते आए थे, और इनको फॉरलो मिला हुआ था जेल से, छूटे हुए थे उस पर। उसके बाद फॉरलो की कुछ कंडीशंस थी जिसके बाद इनको सरेंडर करना था जेल पे दोबारा, लेकिन कुछ कारणों से ये सरेंडर नहीं कर पाए, तो पुलिस ने इनको पीओ घोषित कर दिया था, और उसके बाद इन पे एक और एफआईआर हो गई थी। ये उसके रिलीफ के लिए हाईकोर्ट गए थे, हाईकोर्ट ने इनको किसी भी तरह की कोई भी रिलीफ नहीं दी थी। बाकी बहुत सारे लोगों के चक्कर में आकर के ये 2-3 महीने इन्होंने और बर्बाद कर दिए थे। ये मेरे पास 2 तारीख को आए थे, और 5 तारीख को मैंने इनका मुकदमा फाइल किया था, और चूँकि छुट्टियाँ हो रही थी तो अर्जेंसी एप्लीकेशन के साथ इनका मैटर 7 तारीख को ही सुना गया, जिसके लिए बहुत प्रयास किया गया, और 7 तारीख को इनका मुकदमा फाइनली जस्टिस अभय एस ओका और उज्जवल भुयन के सामने लगा। तो कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन था कि हाईकोर्ट ने तो ठीक किया कि आपका मैटर नहीं सुना, चूँकि आप भागे हुए हैं, लेकिन हम आपको ये छूट देते हैं कि आप जैसे ही सरेंडर करेंगे तो हाईकोर्ट आपका मसला सुन लेगी और आपके खिलाफ कोई एडवर्स एक्शन नहीं होगा। तो ये एक बड़ी जीत है उस आदमी के लिए जो भागा हुआ है, 2-3 महीने से बिल्कुल ना अपने घर पर है, ना अपने दोस्तों के बीच है, ना कोर्ट में सरेंडर कर पा रहा है, और पुलिस उसे पकड़ने के लिए घूम रही है। मैंने जैसे शुरू में कहा स्लोगन कि अभी तुझे कोर्ट में देख लूँगा, अक्सर कहा जाता है, और वकीलों के ऊपर और कोर्ट के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी तय हो जाती है। आदमी थाने में या कहीं पे भी समाज सेवियों के बीच में जाके फंस जाता है और कोर्ट में आके जीत जाता है। तो थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि इस पूरे मुद्दे पर आप ढंग से रोशनी डालें, जिससे कि भाई हमारे दर्शक वे वो लोग जो पीड़ित हैं, जो भागे फिर रहे हैं, कैसे इंसाफ मिले, कैसे कोर्ट में जाएं, उनके लिए थोड़ा सा आसान हो जाए। ये यासिर का केस है, मैं मानता हूं कि इस केस से न कितने केस चल रहे होंगे भारत में, पर कम से कम हमारे दर्शक देख रहे हैं तो उनके लिए नज़ीर बन जाए। थोड़ी रोशनी ढंग से डालिएगा आप। मैं इस तरह के किसी भी मुकदमे में जो भी देखने वाले हैं उन लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अगर कोई भी गलती हो गई है किसी भी मसले में, और किसी भी मुकदमे में कोई भी कंडीशन जंप हो गई है या कोई और एडवर्स ऑर्डर हो गया है, तो घबराएं बिल्कुल नहीं। कोर्ट के पास साफ तौर पर चले जाएं क्लीन हैंड के साथ, और कोर्ट को बताएं कि ये गलती हमसे हो गई है, ये गुनाह नहीं है, और उसके बाद कोर्ट उनके ओर दया दिखाते हुए सही डिसीजन देगी, जिससे कि उनको लाभ होगा। भागने से उनका कोई लाभ नहीं है, उनको किसी भी स्थिति में कोर्ट में जाना होगा, और कोर्ट में जा कर के अपनी बात को सही तरीके से रखना होगा, बिना झूठ बोले और बिना छिपाए, जिससे उनको फ़ायदा होगा। कहावत है बहुत पुरानी कि थाने में झूठ चल जाता है पर कोर्ट में नहीं। हाँ बिल्कुल, कोर्ट में झूठ ऐसा नहीं चलता है, कोर्ट में झूठ बोलना भी नहीं चाहिए किसी को। ठीक है, कोर्ट में जब आप सच्चाई से अपनी बात को रखेंगे तो कोर्ट आपकी बात को समझेगी और आपके केस के मानवीय पहलू को भी समझेगी। ऐसा नहीं है कि कोर्ट की आंखों में पट्टी जरूर बंधी है, लेकिन उसे दिखता सब है। वो सबूतों के साथ सारी चीज़ों को मानता है, देखता है और समझता है। जुगल किशोर जी, एक बात और जानना चाह रहा था मैं, जैसे कि आजकल का माहौल बना है, राजनीतिक माहौल इतना खतरनाक हो चुका है कि मुसलमान तो डर रहा है थाने जाते हुए भी और कोर्ट जाते हुए भी, और अक्सर हम देखते हैं तो कि वकीलों के द्वारा, कोर्ट के द्वारा ही मुस्लिमों को रिलीफ मिलता भी है। तो
खास करके मैं मुस्लिम कम्युनिटी की बात करूं, बहुत सारे केस आपने भी देखा होंगे कि राजनीतिक लड़ाइयाँ इतनी तगड़ी हो रही हैं, हर चीज़ में छोटी छोटी बातों में मुसलमानों को उठाए पुलिस जेल डाल देती है, फिर महीनों महीनों लग जाते हैं, बेल नहीं मिल पाती है। तो ऐसे लोग क्या करें? देखिए, किसी का भी नाम केवल मुस्लिम होने से उसको अपराधी कहना ये तो उचित बात नहीं है, सामान्य तौर पर भी और वैसे भी। और कानून तो किसी को भी अपराधी नहीं मानता जब तक कि वो साबित ना हो जाए। तो ऐसी स्थिति में किसी को भी घबराना नहीं चाहिए। किसी भी स्थिति में किसी भी जाति या धर्म के आधार पर, सिर्फ मुस्लिम की बात नहीं है और भी किसी की बात अगर है, तो मैं ये कहूँगा कि उसको किसी भी धर्म या जाति के चश्मे से देखना उचित नहीं है, और कोर्ट तो बिल्कुल नहीं देखती है। तो कोर्ट में न्याय होता है। आप आइए, अपनी कोई भी बात, अगर कोई तकलीफ़ है तो कोर्ट में सही तरीके से रखिए, कोर्ट आपकी बात को ज़रूर सुनेगा और न्याय करेगा। वो न्याय का मंदिर है, उसमें जाति और धर्म दोनों चीज़ें बिल्कुल 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 भी नहीं मानी जाती वहाँ। अगर आप कहें इजाज़त दें हम, तो आपका नंबर स्क्रीन पर चला दें हम? हाँ बिल्कुल, आप अगर चलाना चाहें तो चला दीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं जुगल किशोर जी का नंबर जो है ना, एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, नंबर शेयर कर रहा हूँ आप सभी के साथ। अगर कभी लगे कि भाई हाँ ज़रूरत है ऐसे एडवोकेट की जो निष्पक्ष होकर आपकी लड़ाई लड़ सकते हैं, तो बिल्कुल संपर्क कीजिएगा। जी, चीज़ मैं आपको इसमें जोड़ूंगा और कि अगर कोई भी ऐसा आदमी है जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, तो वो निसंकोच मेरे पास आ सकता है। मैं उसकी जो भी मदद हो सकता है वो करूँगा, और उसका मुकदमा जो है जैसी उसकी ज़रूरत होगी उस हिसाब से कम पैसे में या बिना पैसे के भी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। समाज ने मुझे जो दिया है मैं वो वापस करने के लिए तैयार हूँ, और इसमें भी कोई जाति और धर्म का कोई भेदभाव नहीं है। चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का हो, उसका स्वागत है। अगर उसकी आर्थिक स्थिति नहीं है तो मैं उसके लिए फ्री में केस लड़ने के लिए तैयार हूँ। एक कानून के मुहाफिज से यही उम्मीद की जा सकती है। सर, मेरा आखिर में सवाल है एक, बहुत एडवोकेट हैं और आप लोगों की संस्थाएं भी होती हैं, अक्सर कुछ केस हाईलाइट होते हैं तो वकील लोग आगे आते हैं। एक केस चल रहा है होमगार्ड का भी है, और भी कई सारे ऐसे केस चल रहे हैं जो हाईलाइट हुए हुए हैं। क्या बार एसोसिएशन जो होता है आप लोगों का, उस पर एक मत होकर ये नहीं कहते हैं कि भाई इन लोगों के मसले हल हो जाएं, सरकार को पार्टी बनाएं और सरकार से सीधा सवाल पूछें या कोर्ट में सीधा प्याल लगा दें? देखिए, ये वकीलों की संस्था वकीलों के हित के लिए है। जो क्लाइंट्स हैं या जो भी मुकदमे कर रहे हैं वो लोग हैं, तो वो उन लोगों के अपने व्यक्तिगत मसले हैं, वो बार एसोसिएशन डील नहीं करती है उनसे। ठीक है। और रही बात ये होमगार्ड का एक मसला आपने बोला, तो ये कुछ होमगार्ड मेरे पास भी आए थे अपना कुछ मसला लेकर के, तो वो संभावना है कि वो फिर आएंगे अभी। तो अगर आते हैं तो मैं देखूंगा उसको। लड़ेंगे आप उनके लिए? हाँ, क्यों नहीं लड़ेंगे भाई, न्याय के लिए लड़ना हमारा धर्म है, ये हमारा धर्म है भाई। जब मैंने वकालत की तो ये मेरे ऊपर दायित्व है कि मेरे पास जो भी आए, इरिस्पेक्टिव ऑफ एज, कास्ट, क्रीड एंड ऑल दिस थिंग्स, हमको उसके लिए लड़ना है, न्याय के लिए लड़ना है। जो लॉयर है वो आपको पता होगा बेहतर तरीके से कि लॉयर जो है वो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट भी है। ठीक है। तो न्याय के मंदिर में वो एक पुजारी की हैसियत से है। अगर जज देवता है तो जो वकील है वो पुजारी है। तो अगर आपको कुछ भी करना है तो पुजारी को तो आपके लिए पूजा करनी है। तो हम लोग तो तैयार हैं हर समय। पुजारी की बात माननी पड़ेगी या बिल्कुल, पुजारी को करना पड़ेगा। मेरा अगर दूसरे शब्दों में इसको कहें तो पुजारी पूजा से मना नहीं कर सकता, उसी तरीके से वकील मुकदमा लेने से मना नहीं कर सकता। तो वकील का ये धर्म है, वकील की ये ड्यूटी है, वकील के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने मुवक्किल के लिए कोर्ट में उसकी बात को बेहतर से बेहतर तरीके से रखे अपनी क्षमता के अनुसार। ठीक है। और जो जजेस हैं, जो कोर्ट है, उसके सामने उसकी बात को बेहतर तरीके से रखे और जजेस को सपोर्ट करे कि ये सही है, ये कानून है, ये हमारे मुवक्किल के फैक्ट्स हैं, ये केस के फैक्ट्स हैं, ये कानून कह रहा है और इस हिसाब से इस आदमी को ये न्याय मिलना चाहिए। ये मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, आप इसमें ये जजमेंट दीजिए, सो दैट कि पूरा समाज में वो एक संदेश जाए कि ये न्याय का मंदिर है, यहाँ न्याय होता है, यहाँ जाति और धर्म का भेदभाव नहीं है। सर, जैसे कि यासिर की बात लेकर मुकदमे की बात हमारी हो चुकी है, जजमेंट आपने बताया मुझे, कोई और भी जजमेंट ऐसा है जिससे कि मेरे रिलीफ मिला हो कोर्ट से आपके द्वारा जल्दी? हाँ, अभी एक केस और आया था हमारे पास, अभी 10-12 दिन ही पहले की बात है कि ये जो है एक लड़का था, वो कहीं पर पहुंचा मौके पे, तो वहाँ पे 2-4 लोग और उपलब्ध थे, तो उन्हीं लोगों के बीच में कोई झगड़ा हुआ तो एक आदमी का मर्डर हो गया उसी में से। तो उसमें ये इनोसेंट लड़का भी फंस गया। तो उसके घर वाले बहुत गरीब थे
तो वो बेचारे आए तो उनका बहुत कम पैसे में मैंने वो मुकदमा किया, क्योंकि मैंने एक पॉइंट बहुत अच्छा उठाया। पुलिस ने एक ऑब्जेक्शन लिया था कि इसमें जो लड़का है जिसके लिए मैंने बेल लगाई है, वो उस लड़के के कपड़ों पे खून के निशान मिले हैं, जो फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में गए हुए हैं चेकिंग के लिए कि ये किसका खून है। तो जज ने कहा कि वो तो उसके कपड़ों पे खून के निशान मिले। तो मैंने कहा कि जज साहब, खून के निशान मिले, ये बात बिल्कुल सच है, मैं इसको इनकार नहीं कर रहा हूँ, मैं मौके पे था, मैं इसको भी इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बात ये है कि वो खून का निशान मरने वाले का है या मारने वाले का है या उस आदमी का खुद है। और अगर खून का निशान मरने वाले का भी है तो ये कैसे साबित होता है कि इसमें मारने में इस आदमी की भूमिका है। तो इस प्रश्न का जवाब जज साहब को समझ में आ गया कि ये प्रश्न सही प्रश्न है और एफएसएल की रिपोर्ट आने में अच्छा खासा समय लगेगा। ये मेरा दूसरा तर्क था। तो इसलिए जज साहब ने मेरी बात को मानते हुए और उस लड़के को उसी कोर्ट ने बेल दे दी जिस कोर्ट ने 1 महीने पहले उसकी बेल रिजेक्ट की थी। तो ये बात तो ऐसे हो गई कि भाई 100 गुनाहगार छूट जाएं पर एक बेगुनाह यानी कि बंद नहीं होना चाहिए, यही कहावत है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो बेगुनाह था लड़का, और जैसा मेरी जानकारी प्राप्त हुई है मुझे, और बाकी तो अभी ट्रायल चलेगा, ट्रायल में डिसाइड होगा जो भी है, लेकिन अभी तक के लिए उसको बेल मिल गई है। उसके घर वाले बहुत खुश हैं, वो खुद भी बहुत खुश हैं। चलिए, जब कोई जजमेंट आएगा कोर्ट का तो हम फिर एडवोकेट साहब से मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपने ये पूरी जानकारी मुझे दी। धन्यवाद। ये थे जुगल किशोर साहब जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, और एक बताया मैंने शुरू में कि भाई जो मुझे सूचना मिली उसकी तफ्तीश के लिए मुझे पूरा थोड़ा सा जानना था कि भाई क्या सच्चाई है। एक तरह से ये कहा जाए तो बेहतर रहेगा कि गरीबों की अगर कहीं आवाज़ सुनी जाती है तो वो कोर्ट ही है, और यहीं से जंग जीती भी जाती है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।